महसूस भी करते हैं कि ये काम बहुत तेजी से हो रहे हैं। तो ऐसे में परख है, और परख केवल कोई कर रहा है उसके लिए नहीं है, स्वयं काम करके नेतृत्व दिखा रहा है जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम अनुसरण करते हैं, रोल मॉडल ढूंढते हैं, तो हमें कोई विदेशी कहानी की शायद आज आवश्यकता नहीं है। जी जी जी। हम कह सकते हैं एकदम ठोक पीट के कि हाँ ये एक काम हुआ है और हमारे अपने राष्ट्र के नेतृत्व ने किया है जी। और उससे केवल भारत और भारत के लोग और आप और हम जैसे प्रेरणा लें ऐसा नहीं, विश्व में कई देश प्रेरणा ले रहे हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम विकसित हैं जी। उनकी बड़े बड़े पैरामीटर हैं, कभी डेवलपमेंट इंडेक्स में, बहुत सारे इंडेक्सेस में अपने दमखम भरते हैं, लेकिन वो हमसे, भारत से प्रेरणा ले रहे हैं। मुझे लगता है ये एक दौर काफी अच्छा और सब महसूस कर रहे हैं जी। मेरा जो सबसे पहला सवाल है आपके साथ में वो ये है कि आप अपने आप को एक बार डिफाइन करें कि मन्ना लाल जी क्या हैं। मतलब मैं बताना चाहूंगी लोगों को कि मन्ना लाल जी क्या हैं, उनकी सोच क्या है। मुझे लगता है कि हम कुछ काम करें जी, सोसाइटी में, उसका एक कॉमन इंटरेस्ट के बेस पर सकारात्मक परिणाम आए। जैसा एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि मतलब अगर आप यंग हैं तो आप सबसे पावरफुल तत्व हैं जी, धरती के अंदर, आकाश में, वायु में, जहाँ कहीं भी हैं। तो लगता है कि हम खुद उस का एक भाग बन के महसूस करके कुछ काम करें और पहले स्वप्रेरणा से जागृत हों, देन उसके बाद वैसा ही कुछ करने की कोशिश करें जी। हम जैसे कुछ हो सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने सोचा और सोचने की एक यात्रा है, शुरू हुई ऐसा लगता है जी। और उस यात्रा के हम बहुत सारे यात्री हैं, जोड़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। प्रतिभा सम्मान समारोह नाम का हम लोगों ने एक प्रयोग किया था, उसमें ये देखा हमने जी कि बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो बिखरी पड़ी हैं जी। तो उनको जब एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे तो परिवर्तन नजर आएगा। क्यों ला रहे हैं? वो इसलिए ला रहे हैं कि कभी आपके अंदर कोई संभावना थी जी, किसी ने आपको एक किताब दी थी, किसी ने आपको एक पेन दिया था, किसी ने आपको शाबाशी दी थी, हाँ ये तू कर सकता है। मुझे लगता है वो करने वाले कार्यकर्ता, वो करने वाले जो सज्जन थे वो बहुत पावरफुल थे हमारी जिंदगी में। तो मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ना चाहिए, आखिरकार ये सारा समाज और देश का ही तो है। मोटिवेशन फैक्टर आप इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं कि वो मोटिवेशन फैक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए आगे इस क्रम में बढ़ते हैं। आपने काफ़ी रफ्तार से बस को चलते हुए देखा है। अब कहा जाता है कि बस को बाहर से चलते हुए देखना, उसमें बैठना और उसको चलाना, तीनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। इसी तरीके से मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आप किस रफ्तार से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं कि किस रफ्तार से हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है? आप ये देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पंचप्रण का उन्होंने पथ दिया है और वो सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। मुझे लगता है कि पूरा राष्ट्र उस पर चल पड़ा है। जब पंचप्रण की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पंचप्रण 5 बड़े सेक्टर हैं जिस पर काम करना है, लेकिन उस पर काम करते हुए रुकना कहाँ है, जर्नी कहाँ पर खत्म होगी, रुकेगी, ऐसा कुछ तो एक टाइमलाइन होगी। जी जी। तो टाइमलाइन नजर आती है कि जब आज़ादी का हम पूरे शताब्दी समारोह मना रहे होंगे, 2047 होगा, 15 अगस्त होगा, उस टाइम हम रहे या ना रहे, जो भी होगा, लेकिन ये देश, ये समाज और आने वाली पीढ़ियां किस लेवल पर जाना है, तो उसका भी पथ तय हुआ है। और विकसित भारत 2047 का नारा, मुझे लगता है कि विकसित भारत के वहां तक जाने के लिए जिस किसी क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है तो सभी कुछ होना चाहिए। उसके लिए आप दिन रात मेहनत करें। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो खुद एक उदाहरण प्रस्तुत कराया कि हम खुद 18 घंटे काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि 18 घंटे काम करना अपने आप में एक जागरण का पथ है। हम लोग भी कोशिश करें, जितना हम कर सकते हैं उतना करें, लेकिन कम में सेटिस्फाई नहीं होना है, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि कम में सेटिस्फाइड नहीं होना है, हमें आगे बढ़ते रहना है और अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है कि जहाँ पे जिस विश्व गुरु की हम बात करते थे और वही विश्व गुरु फिर से दुनिया को बन के दिखाना है। जी। सर, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। मतलब हम रियली जानना चाहते हैं कि कैसा रहा आपका बचपन और वो कौन सा मोटिवेशनल फैक्टर रहा होगा आपके बचपन का कि जिसको आप में लगा कि मुझे राजनीति में कदम रखना चाहिए। मुझे लगता है बचपन में कहीं राजनीतिक का कंटेंट तो मुझे एकदम ध्यान नहीं आता है, लेकिन ये है कि कुछ बातें हैं जो एकदम आगे बढ़ती है। एक ऐसा गाँव जहाँ चारों तरफ सीता माता जंगल है, अभ्यारण्य है जी, बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ हिरण भी आ रहे हैं, खरगोश भी आ रहे हैं और हिरण कंफ्यूज होकर बकरियों के साथ में वो
भूल जाता है कि मतलब ये बकरी है, मैं हिरण हूँ, ये भूल जाता है, वो साथ साथ में चढ़ने लग जाते हैं। ऐसा बचपन का एक दौर देखा। खूब सारा वन था, लेकिन एकदम तेजी से ज़िंदगी आगे बढ़ती है। मुझे लगता है कि मेरी माताजी और पिताजी का ये था कि पढ़ना है, आगे क्या करना है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पढ़ना बहुत कीमती, पढ़ना ज़रूरी है। और 1985 के आसपास जब मैं 5वीं या 6वीं में होगा, तब भाई साहब का सिलेक्शन हुआ STC करने के लिए। अच्छा। तो एक नया चेंज देखा। पिताजी निर्णय ले रहे हैं कि कुछ फी जमा करानी है, तो कैसे करेंगे, क्या करना है। 5 बीघा ज़मीन को बेचते हैं, देन फिर वो फी जमा करते हैं। मुझे लगता है कि इस बात को परिवर्तित होते हुए देखा कि नहीं, शिक्षा एक बहुत स्ट्रांग एक कंटेंट है जीवन में। बिल्कुल। बाद में जाके आज तो समझ में आता है कि नेशनल मंडेला जी ने कहा कि डेमोक्रेसी में स्ट्रांग वेपन जो है ना वो एजुकेशन है। ऐसा मतलब कि डायलॉग को बोल सकते हैं, बिल्कुल। प्रेरणा देता है। लेकिन मुझे लगता है वो शब्द वहां नहीं थे, लेकिन भाव तो था। बिल्कुल। तो ये जो यात्रा देखी और बचपन में जो अभाव का एक जो कह सकते हैं कि संघर्ष का जो कंटेंट देखा। गर्मी के दिन है, आप जा रहे हैं, पगडंडी है और पगडंडियों पर धूल है, दोपहर का समय है और पगडंडी की वो जो धूल है वो इतनी गर्म हो जाती है, पैरों में जूते नहीं है। पलाश का पेड़ है, पत्ते तोड़ते हैं, जूते बनाने की कोशिश करते हैं, उसी के धागों से जो रस्सी निकलती है उससे आप पैर अपने एक शूज बनाते हैं और फिर चलने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते, रुकते नहीं है। मुझे लगता है ये जो दौर बहुत तेजी से आगे बढ़ा और फिर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज, शिक्षा, स्कूल, आश्रम, हॉस्टल क्रमशः आगे बढ़ते चले गए। और मुझे लगा कि एक दिन ऐसा आया कि 11वीं पास हो गए और 11वीं पास होने के बाद लगा कि पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर आ गए। तो मुझे लगा सबसे ज़्यादा नंबर आए, वहाँ तक कोई बहुत बात, ठीक है, किसी के तो आने ही थे। लेकिन प्रिंसिपल साहब घोषणा करते हैं कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर आया वो स्कूल का प्रधानमंत्री होगा 12वीं में। तो मुझे लगा कि चलो ये तो अपने आप में एक ड्रामेटिक चेंज है। तो इस तरह के जो एक तरह से यात्रा रही, जीवन प्रवाह रहा, उसमें एकदम हर चीज का आप बोल नहीं सकते। गांव से आते हैं तो भाषा अपने आप में एक बड़ी बाधा होती है, कहीं आप गलत ना बोल दें इसलिए आप बोलते नहीं। जी। उस बात को क्रॉस करना, हाँ लिखना आता है। तो ये जो यात्रा और बड़ा लगता है कि एकदम धीरे धीरे जब कॉलेज गए फिर उसके बाद एकदम चेंज आया, मुझे ऐसा लगता है। काफी संघर्षमय जीवन देखा है आपने। अब जैसे मैं जानना चाहूंगी कि रिटायरमेंट के बाद में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, आप ये संघर्ष यात्रा पे कैसे निकल गए? मुझे लगता है कि पिछले दिनों सामाजिक समस्याओं के ऊपर जब बात करना शुरू किया और समझा कि जनजाति समाज क्या है, कई बार ना नगर ना ग्राम ना स्वयं जनजाति समाज ये समझ पाया कि उसका वास्तव में उसकी अस्मिता क्या है जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, समझ में आया। और क्यों समझ में आया, पता चला कि जनजाति समाज के कंधे पर बंदूक रख के इस देश में कानून व्यवस्था भंग कराई जा रही है। कहीं आंकड़े बताते हैं कि 120 जिलों में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की इश्यू खत्म हो गया। वो सारा मेजरली कोई शब्द है, रेड कॉरिडोर समथिंग इस तरह के। जब उसको डेप्थ स्टोरी में जाते हैं पता चलता है कि यूज किया जा रहा है समाज की यूथ को। कुछ ऐसे विचार है जो शायद भारत का ओरिजिनल नहीं है, कहीं से आया हुआ आयाती थे। और ये भी लगता है कि पूरे देश की संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को कहीं चुनौती देने के लिए भी कुछ तत्व आ गए। फिर एक दिन पता चलता है कि नियोगी कमेटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आई और माननीय रविशंकर शुक्ल साहब एकीकृत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको काले झंडे दिखाए गए थे कुछ लोगों ने। द सीएम गो बैक, वी वांट क्राउन लैंड, इस टाइप के नारे बस्तर में लगे थे। वे कौन थे उसके बारे में जब डिटेल 550 पेज की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो लगता है कि वो इतना बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर बॉर्डर एरिया में जहाँ भी जनजाति समाज निवास करता है तो लगा कि जनजाति समाज तो बहुत सीधा साधा भोला भाला ऐसा किताबों में पढ़ते हैं। हाँ, जिनको फिर जनजाति समाज भोला भाला सीधा साधा सरल सामाजिक स्तर पर नजर आता है तो उसकी समस्याएं कॉम्प्लिकेटेड क्यों है जी। तो ये जब समझने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि अपने आप में कुछ नैरेटिव है, कुछ इकोसिस्टम है जो भ्रमित किए जा रहा है। तो इस यात्रा में फिर लगा कि कुछ मुद्दे तो हैं जिनका आवाज तो उठानी पड़ेगी।
बिल्कुल बिल्कुल। आउटसाइड से अपेक्षा नहीं करेंगे, इनसाइड से उठानी पड़ेगी। तो इस यात्रा में संभवतः हम भी सहभागी बने और एक नया अध्याय खुलता चला गया, ऐसा लगता है जी। आपका सोशल मीडिया पूरा वनवासी और आदिवासी इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? मुझे कुछ जब यात्रा पे आगे बढ़े तो कुछ तथ्य हाथ लगे जी। तथ्य ये हाथ लगे कि जनजाति समाज एक स्वाभिमान समाज रहा है जी। मेवाड़ में हम बैठे हैं तो मेवाड़ में तो हल्दी घाटी का युद्ध जब लड़ा गया था महाराणा प्रताप प्रातस्मरणीय वीर शिरोमणि जी। तो सबसे बड़ी सेना जो थी वो भीलों की सेना थी जी तो बिल्कुल। ऐसा लगता है कि जनजाति समाज तो मिलकर लड़ने वाला था, फिर इसको अलग करने वाला, इसको भड़काने वाला कौन, ऐसा एक विषय धीरे धीरे नजर आने लगता है। तो फिर ना केवल खुद समझना है बल्कि अपने स्वजन बंधु हैं उनको भी समझाना है, जनजाति विषयों पर काम करने वाला जो अखिल समाज है उनको भी समझाना है, प्रबुद्ध जनों की जो लिखते हैं पढ़ते हैं उनको भी समझाना है, नगर में जाके भी बात करनी है कि जैसा हमें अभी तक औपनिवेशिक इकोसिस्टम ने हमें तो बताया वो ना तो वो शब्दावली असली है ना उसका मौलिक भारत भाव है। तो इस यात्रा में जब समझ में आया तो लगा कि नहीं, हमें एक प्रखरता के साथ, एक मुखरता के साथ ये स्पष्टता लाने की आवश्यकता है कि एग्जैक्ट जनजाति समाज तो बहुत भोला भाला है, संघर्षशील है, योद्धा है और मिलकर साथ में रहने वाला। मेवाड़ का तो सिंबल ही अपने आप में बताता है कि एक तरफ महाराणा और एक तरफ भील योद्धा मेवाड़ के राज चिन्ह पर रहा है। तो ऐसा लगता है कि सब मिलकर काम करने वाला, तो फिर ये टूटने वाला तंत्र कहां से आया? हाँ। इसलिए फिर वो शोध अनुसंधान ढूंढने, खुद का प्रबोधन करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया, मुझे ऐसा लगता है। तो जैसे मैंने सुना है आदिवासी और वनवासी ये अलग अलग शब्द हैं या हम इन्हीं को एक जोड़कर देख सकते हैं? जी हिना जी, आपका बहुत कीमती प्रश्न है ये। जब जनजातियों के बारे में जाते हैं तो जनजाति शब्द तो बहुत लेट आया, 1930 के आसपास आया हुआ शब्द है। उससे और पीछे जाते हैं तो कोई प्रकृति पूजक नजर आता है, थोड़ा और पीछे जाते हैं 1871 की सेंसस में जाते हैं तो जीववादी नजर आता है। उससे पहले क्योंकि पहली जनगणना तो 1871 में हुई थी, तो क्या ये शब्द देने से कोई समाज की आइडेंटिटी बनती है क्या? नहीं। तो ये एक प्रश्न है। हाँ। उससे पहले अच्छा इन शब्दों की मार्केटिंग करने वाले कभी 1871 से पहले जाना नहीं चाहते। उससे पहले तो हमने भील शब्द सुना, बिल्कुल भील शब्द से पहले हमने निषाद सुना, निषाद से पहले हमने पुलिंद सुना, पुलिंद से पहले शब्द क्या था? सही कहा, संभवतः भारत था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो मूल तत्व हैं उन तत्वों की जब खोज करते हैं तो पता चलता है कि हम सब तो एक हैं, तू में एक रक्त है। हाँ, कई किसी बड़े विद्वान ने ये कहा है कि विचारों का जब डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुआ था भारत में तो सबसे पहले ऋग्वेद बना होगा जी, क्योंकि वो पूरी धरती पे सबसे पहला एक डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल। उससे पहले क्या था? उससे पहले श्रुति था। श्रुति का मतलब एक कहता था, दूसरा सुनता था, याद रखता था, अगली पीढ़ी को पहुंचाता। बिल्कुल। ये हमारी परंपरा रही। तो पूरी ज्ञान परंपरा, पूरी संस्कृति, पूरी विरासत उसमें तो हम सभी हैं। तो उसको किसी एक शब्द के माध्यम से बांटना ये ठीक नहीं है जी। हाँ, हम तू में एक रक्त, हम सभी एक हैं, वो भाव तो रहना चाहिए। हाँ, एक शब्द जो आदिवासी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, ऐसी उत्पत्ति और उसके शब्दों की मार्केटिंग करने वाले कौन थे? तो मैक्स मूलर एक नाम सुनाई देता है जो यूरोपियन विद्वान थे, भारत के विषयों के बारे में बहुत जानते थे। ऐसा बोलते हैं कि ऋग्वेद को भी वो जानते थे, लेकिन शायद पूरा भारत ये नहीं जानता कि मैक्स मूलर कभी भारत नहीं आया। अच्छा अच्छा। हाँ। अंग्रेजों ने उनको एक यूनिवर्सिटी में एक रूम दिया था, एक डिपार्टमेंट दिया था, कुछ रिसोर्स दिए थे, ये कहा था कि भारत में क्या चीज है जिसको आगे जाके 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद हम स्थापित कर सकें, नैरेटिव सेट कर सकें। वो क्या हो सकता है? वो सारा मैक्स मूलर से कराया था। मुझे लगता है कि ये सारे विषय जब पता लगते हैं तो फिर स्पष्ट हो जाता है कि जो शब्दों का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हो रहा है वो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हो रहा है। जो मूल स्वभाव ये है कि भारत का शब्द ही आपको पकड़ना चाहिए। कोई वनवासी शब्द पर भी आपत्ति करते हैं जी। कई महान अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्वान अपने आप को कहते हैं वो हैं जी जी जी। तो उनको ये भी जानना चाहिए कि कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहा था। आपने जेम्स टॉड को क्यों नहीं टोका? बिल्कुल। बापू महात्मा गांधी जनजातियों के लिए गिरिजन शब्द काम में लेते हैं, तो क्यों नहीं कहा? अब रामचरितमानस में जाके देखें तो उसमें वनचारी शब्द का है, वो क्यों नहीं? उसको क्यों आप याद क्यों नहीं रखते? आप क्यों अपना नैरेटिव के चक्कर में पड़ के पूरा समाज का, भारत के चिंतन का
क्यों नुकसान कर रहे हैं? सही अंततः ठीक है आपकी राजनीतिक तो हो जाएगी, लेकिन ये जो खराबा होगा ये कितने सालों तक के लिए बिखर जाएगा समाज। बिल्कुल सही इसको क्यों नहीं देखते हो? तो ये एक प्रश्न है उनके लिए। क्योंकि मेरा अगला प्रश्न भी यही था कि क्या ये कोई चुनावी मुद्दा है? मतलब निश्चित रूप से चुनावी मुद्दा है, और जो बोलते हैं ना कैंची चलाने का मुद्दा लगता है। हाँ। काटो, बिखेरो और तोड़ो, ऐसा मुद्दा लगता है। और ये अंग्रेजों का ही आर्य आक्रमण सिद्धांत, उसको स्थापित करने का भी एक षड्यंत्र लगता है जी। ऐसे वालों को तो पढ़ना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर को, हु वर शूद्राज, उसका अध्याय 4 पढ़ना चाहिए। उन्होंने तर्क के आधार पर इस सिद्धांत की धज्जियां उड़ाई है। जो अपने आप को कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है और उसके आधार पर पूरा राष्ट्र चल रहा है जी। तो उनको पढ़ना चाहिए शूद्र कौन थे, अध्याय 4। इसको कहते हैं कि आर्य एक गुणवाचक है, आर्य जो सिद्धांत है वो भारतीय है और आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। ये पढ़ना चाहिए। जब ये होता है तो फिर उसके बाद ये प्रश्न ही मुझे ऐसा लगता है खत्म हो जाता है। जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने जितना मेवाड़ की राजनीति को समझा है जी, तो मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तकरीबन कितनी बार आदिवासी क्षेत्र को ध्यान में रखकर लोकसभा चुनाव की जो गणित बनाई जाती है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार जितना भी चुनावी मुद्दा है वो शायद इसी चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है? मुझे लगता है कि हम आज के दौर में जो बैठे हैं तो ये एक युद्ध का समय है जी। वैचारिक युद्ध चल रहा है। महसूस नहीं हो रहा, लेकिन वर्चुअल दुनिया में ये एक बड़ा चल रहा है। कुछ लोग अपने धरातल बचाने के लिए जनजाति समाज के कंधे पर बंदूक रख रहे हैं, शब्दों के माध्यम से करे, युवाओं को भड़का रहे हैं, ऐसा एक लगता है। तो एक ऐसा दौर है जिसमें काफी हद तक एक परिवर्तन नजर आता है। आप ये देखिए कि 2018 के विधानसभा इलेक्शन तक राजस्थान में जो परफॉर्मेंस देखते हैं उसमें मेवाड़ जो रूलिंग पार्टी राजस्थान में आती है उससे बेटर परिणाम देता है, उससे ज्यादा देता है। जी, जी, सही कह 2018 में चुनौती दी है। और अब ये मानिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विचार एक कालखंड चल रहा है उसमें ये चल पड़ा है जी। कि 2018 में पहली बार मेवाड़ ने रूलिंग पार्टी को जितना उनका परफॉर्मेंस स्टेट एवरेज का है उससे नीचे दिया और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ में खड़ा रहा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये सब जगह आ रहा है। जी बिल्कुल। तो क्या है इन क्षेत्रों के असल मुद्दे क्या हैं? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि समाज खुद अपनी अस्मिता को पहचाने। जी। जब अस्मिता को पहचान लेंगे तो आगे के दौर शुरू होंगे। आगे के दौर क्या? अस्तित्व के मुद्दे शुरू होंगे, जिसको लॉ के आधार पर कुछ चीजों को समझना होता है। देन लॉ के आधार पर जो प्रबोधन हो जाता है, काम होना शुरू हो जाता है, तो फिर उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। आप किसी की इतिहास को, किसी की संस्कृति को, किसी की विरासत पहचान को ही धूमिल कर देंगे तो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। हु एम आई? पहला प्रश्न। बिल्कुल सही कहा। देखिए हमारे रिसर्च का पहला विषय यही है कि हु एम आई। ट्रू। निश्चित रूप से ये औपनिवेशिक जो विद्वान थे, जो नैरेटिव सेट करते थे, उनको इस बात का पता लग गया था कि भारत में जब अध्ययन शुरू होता है, व्यक्ति अपना जीवन शुरू करता है तो पहला प्रश्न कहता है हु एम आई? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? उपनिषद बोलते हैं कि हम हमारी जो सुपर पावर है उसके एक अंश है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते। वो तो यूं समझते हैं कि जो विविधता है उसको अंदर एक कंटेंट है जो दिखाता है कि आप अलग है। जी जी। तो उस यात्रा पर चल पड़ा है, ऐसा लगता है। हाँ, उसी विविधता का फायदा उठाते हैं। शुरू से यही होते आया है। हाँ, ये जो भेद पैदा करते हैं, तो ये एक मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है। और दूसरा ये है कि जो लॉ है जनजातीय विकास के लिए, वो स्कीम्स हैं, वो बहुत सारी हैं। तो जस्ट एक जब आप अस्मिता के बाद अस्तित्व पर आते हैं, विकास के प्रोसेस पर आते हैं, तो ये होता है कि हाँ, हम देश के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, उस ट्रैक पे आगे बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद परिणाम आना शुरू हो जाते हैं, समाज जुड़ता चला जाता है और भागीदारी बढ़ती चली जाती है, शांति व्यवस्था कायम होती चली जाती है। गुजरात इसका उदाहरण है, जहां वन बंधु योजना आई तो उसके बाद बहुत परिवर्तन हुआ है, सोसाइटी के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ जी। पर जैसे स्कीम्स की आप बात कर रहे हैं, किस हद तक, कितने परसेंटेज, अगर मैं पूछती हूँ आपसे कि किस परसेंटेज लेवल तक वो स्कीम्स लोगों तक पहुँचती है, जनजाति तक पहुँच पा रही है? उनको इस चीज़ का ज्ञान है भी या नहीं है? उनको अपने अधिकारों का ज्ञान है या नहीं है? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है हिना जी, लेकिन इसमें इस बात को भी समझना है कि आज जब हम जिस स्तर पर पहुंच गए उसमें जनजाति युवा जो पढ़ा लिखा है जी, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुआ है। उसको सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया गया है। मुझे लगता है कि शिक्षा के साथ में अब आज मुद्दा जो है वो समझ का है कि हाँ, हम मौलिक तत्वों को कितना समझते हैं, भारत को कितना समझते हैं। देन उसके बाद
शासन की योजनाओं का हम लाभ लें, उनकी सहायता लें, अपने पैरों पर खड़े हो और स्वयं सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अच्छे के लिए आगे बढ़े, विकसित भारत के लिए आगे बढ़े। ये सारे सपने होने चाहिए हर एक समाज में, हर एक व्यक्ति के लिए। तो मुझे लगता है कि इसको धूमिल किया गया, ये अपने आप में एक बड़ा विषय। अब क्वालिटी एजुकेशन एक विषय हो सकता है, लेकिन विषय ये नहीं है आपकी पढ़ा लिखा कोई कम है या जागरूकता, एक सटीक जागरूकता जरूरी है। हाँ, कौशल विकास कार्यक्रमों की एक बड़ी आवश्यकता है, ये जरूर नजर आता है। बिल्कुल। आपसे इतनी देर बात करते हुए मुझे एक चीज तो एहसास हो गया है मुझे इस चीज का, जो हमारे शो का नाम है द जिद्दी दिल शो जी, ऐसा ही जिद्दी दिल आप भी लिए बैठे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। जी, जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो कई ऐसे किस्से बनते चले जाते हैं जी। तो मुझे लगा एक बार ठीक है, मेरे स्कूल का परिणाम आया था और 10वीं का रिजल्ट आया, वही स्कूल में टॉप आ गए, पता नहीं है, लेकिन खेत का गांव का काम कर रहे हैं, स्कूल पहुंचे तो पहुंचते टाइम लग गया क्योंकि व्हीकल नहीं है, सारी चीजें। वहां जाके पूछा, वो जहां मार्कशीट मिलती है, प्रगति पत्र बोर्ड का, तो वो आया, पूछा उनसे कि आप क्या नाम, तो ये नाम बताया, क्या लेने आए, किसा वो लेने आए, अच्छा। उसने ऊपर नीचे देखा और फिर बोला कि ये कोई आने का टाइम है, लेकिन अपन इस प्रश्न से भागे नहीं, इसके आगे बोलना क्या ये पता नहीं जी। खड़े इतनी देर हो गई, क्यों खड़े हो? ठीक है कि वो लेने आए, ये आने का कोई टाइम है, 1 बज गई, आपकी तो मार्कशीट थी वो तो खत्म हो गई, बढ़ गई, लोग लेके चले गए। मुझे अजीब सा लग रहा था कि मेरी मार्कशीट दूसरा कैसे ले जा सकता है, लेकिन लग रहा था कि ये कह रहे हैं तो शायद पता नहीं ले गए होंगे और वही खड़े, काफी देर तक खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा भैया कुछ नहीं हो सकता, आप ऐसा करिए, पीछे कच्छावत जी बैठे हैं, तो उनसे बात कर ले, कुछ शायद कुछ मिलेगा आपको, जवाब मिलेगा। ठीक है, कच्छावत जी के पास गए, डरते डरते, लेकिन वो बड़ा स्नेह से प्रस्तुत आते थे हमारे गुरु जी। तो पता चला कि वो बैठे हैं और नाम पूछा और मिठाई का डिब्बा ये लीजिए, तो पता चला कि तो मार्कशीट वो खुद लेके चले गए थे। अच्छा। और हम डटे रहे 1-1.5 घंटे तक, नहीं मार्कशीट मेरी तो होनी चाहिए, लेकिन कहना नहीं आता था। तो ऐसी इस यात्रा में जब आगे निकलते हैं तो हम लोग कई चीजें करते चले जाते, छोटे छोटे किस्से, छोटी छोटी बातें हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने जनजातीय हुंकार नाम की एक किताब लिखी, 12 दिन में उसका एडिटिंग किया हमने और उसका प्रकाशन के लेवल पर लेके भारत भर में वो चर्चा में भी आया कि राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में आया, क्या एक कॉन्सेप्ट को लेकर, एक विषय को लेकर। तो उसके लिए हम लोग जब काम करते थे तो 3 दिन तक कंटिन्यूस काम किया, वहीं बैठे, वहीं खड़े रहे, थके नहीं। तो कई बार लगता है एक काम के पीछे यदि पढ़ते हैं तो परिणाम निकल के आते हैं, बाद में जरूर सुकून मिलता है। पूरी टीम देखती है कि हाँ ये कुछ करता तो है, उस करने की कुछ ताकत तो इसमें है, कोई बात तो है, वो क्या है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे, पता नहीं। इस तरह की कुछ ना कुछ चीजें आती रहती। मतलब जब से नहीं पता था तब से भी आप जिद्दी हैं। हाँ, ये ऐसा कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप पलायन नहीं कर सकते जी, आपको कुछ तो करना है, भले ही आपको हारना है, गिरना है, पढ़ना है, जो कुछ भी होगा, लेकिन नए दौर के लिए अपने आप को तैयार करना है। ऐसा हर बार लगता है, हर काम में लगता है, तो फिर एक अभ्यास बन जाता है तेजी से आगे बढ़ने का, और इस तरह की चीजें होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जान के। सर, मेवाड़ की जनता की अगर हम बात करते हैं तो, क्योंकि ये सवाल सभी के दिमाग में होगा कि अगर वो आपको चुनते हैं तो उनका क्या फायदा होगा? मुझे लगता है कि मेवाड़ जो है वो सबसे ज्यादा इस बात के लिए जाना जाता है, वैल्यू बेस्ड सिस्टम जी। मेवाड़ से कुछ दुनिया ने सीखा है, ऐसा हमें बताया गया, हमें पढ़ाया गया, और ये महसूस भी होता है। हल्दी घाटी हो, चाहे दिवेर का युद्ध हो, हर जगह से बड़ा एक संघर्ष का दौर है। तो यहाँ पर पूरी दुनिया आती है मेवाड़ को देखने के लिए, प्रकृति ने भी मेवाड़ को खूब दिया है जी। तो यहाँ पर सब कुछ है जो पर्यटन के लिए होना चाहिए, वो सब कुछ है। तो पर्यटन अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, ऐसा लगता है। झील है, पहाड़ियां है, किले हैं, सब कुछ है जी, जी। मुझे लगता है पर्यटन अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसके नए जो प्रयोग हैं वो भी किए जा सकते हैं, जिसमें गोवा और केरला के कुछ अनुभव हैं, उसको लाया जा सकता है। तो मुझे लगता है बहुत तेजी से इसमें संभावना बनती है। दूसरा, जनजाति विषयों को लेकर बहुत काम किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जैसा कई जगह के अनुभव हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट का अनुभव है, वन बंधु योजना का अपना अनुभव है, वन धन योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो लॉन्च किया है, उन्होंने बड़ी उसमें प्रेरक बातें हैं, कैसे आजीविका के नए सोर्स
लोकल लेवल पर क्रिएट किए जा सकते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। पैसा एक्ट एक कानून है, पंचायत राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, तो उसमें काफी सारी बातें हैं कि सोसाइटी अपने जो निर्णय, परंपरागत तरीके से निर्णय लेने की बात खुद करे। थाने में क्यों जाए जी, कोर्ट में क्यों जाए जी, ये एक डिसीजन वहां हो सकता है। कस्टमरी प्रैक्टिसेस आर देयर, तो वो अपने आप में एक बड़ा काम है। तो उसमें मुझे लगता है कि एक सोशल मूवमेंट के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं, मुझे लगता है कि प्रगति के लिए भी है, अस्मिता के लिए भी है और अस्तित्व के लिए भी जी। और मेवाड़ को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए, जब 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, मेवाड़ विकसित क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जो विकास की जो प्रगति है उसमें मेवाड़ अपना पूरा भागीदारी देगा, निश्चित रूप से, और उदाहरण प्रस्तुत करे जी, दुनिया को बताए। जब वैश्विक स्तर पर पर्यटन के मामले में है, तो डेवलपमेंट के मामले में भी बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक ऐसा सवाल मेरे दिमाग में बहुत देर से गूंजे जा रहा है कि मैं आपसे पूछूं जरूर। बड़े चुनावी मुद्दे हैं, जैसे आर्टिकल 370 हुआ, राम मंदिर निर्माण हुआ, ऐसा ही जैसे क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्र को लेके, मेवाड़ को लेके इस तरीके का कोई ऐसा चैलेंजिंग चेंज हमें क्या देखने को मिल सकता है क्या? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर पूरा जनजातीय अंचल साथ में जी जुड़ा हुआ, वो कहीं एक आइसोलेशन में नहीं है जी। इसका एक आपको मौलिक उदाहरण बताता हूँ। जब मानगढ़ हत्याकांड हुआ 1913 में, तो उसकी पृष्ठभूमि में गोविंद गिरी जी महाराज ने जो मूवमेंट चलाया जी, उसमें सबसे बड़े तत्व क्या है? पूर्णिमा है, उसमें पूर्णिमा को मेला लग रहा है जी, लोग हवन करने के लिए आ रहे हैं। हवन किसका है? श्रीफल लेके आ रहे हैं, नारियल लेके आ रहे हैं। शब्द कुछ और हो सकता है बिल्कुल, बट वहां वो श्रीफल नारियल लेके आ रहे हैं। गुरुजी के आह्वान पर आ रहे हैं। गुरुजी कौन? गुरुजी की परंपरा किसकी है? और इसके साथ ही साथ मिलकर फ्री एक मेला कर रहे हैं और शपथ ले रहे हैं, हम सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, और एक गीत गा रहे हैं, भूरेटिया नहीं मानो रे। भूरेटिया कौन? गोरे रंग के, भूरे रंग के इंसान, अर्थात अंग्रेज। मैं तुझे नहीं मानता। तो ये जो भाव है, ये सारा का सारा सनातन संस्कृति का भाव है, राष्ट्रीय तत्वों से ओतप्रोत जीवन है और मूल्य है। तो ये तो स्वाभाविक रूप से रहा है। तो जो राष्ट्रीय मूल्य है वो तो है यहाँ पे बिल्कुल। और पिछले दिनों एक बड़ा उदाहरण, 22 जनवरी को जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, तो हम खुद श्री अयोध्या जी में थे उस कार्यक्रम में, जहां पूरी दुनिया ने देखा कैसे नए युग में भारत प्रवेश कर रहा है। उस दिन मेरे अपने गांव में जो हुआ वो घटना आपके सामने रख रहा हूं। एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 12-13 लेबर वहां काम कर रही है। तो मैंने जस्ट पूछा शाम के टाइम में क्या हुआ, मतलब 22 तारीख को क्या किया आप लोगों ने? उस दिन छुट्टी करी मैं। हाँ, तो छुट्टी करी क्यों? अरे वो तो नई दिवाली है, राम दिवाली। सीधे अपनी भाषा में बोले, वहां तो राम दिवाली है। तो पैसे कहीं की दो। अरे अपने बाबूजी है ना पास में, जो देवरे बने हुए हैं अपने पूर्वजों के नाम, देवरों पे जाके फिर सफाई किया, ये किया और एक धर्म ध्वज लगाया। ये क्या है? बिल्कुल हम महसूस नहीं कर सकते, हम कह नहीं सकते। सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा शब्द बोलना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल ये अनुभूतियों का विषय है। उसको महसूस करना, लेकिन महसूस करने वाले लोग कम आए, है ना? वहां सहानुभूति लेकर लोग आए जी, संपत्ति लेके आए, लेकिन एम्पैथी लेके कोई नहीं आया। एक बात कह सकते हैं आप। हाँ। तो संपत्ति वाले सारे के सारे आंदोलनकारी थे जिन्होंने बिखेरा ही किया है। आज अनुभूतियों का समय शुरू हुआ है, तो ये अनुभूतियों का समय निश्चित रूप से सारे मुद्दे हैं, एकदम कह नहीं सकते। शब्द कौन सा वहां प्रचलित हो रहा है, आपको उनके साथ में बैठ के समझना, सहानुभूति व्यक्त करना और समझना कि ये कह रहे हैं वो सही है। आप अपने तरीके से नया शब्द लेके जाएंगे, उनको लगेगा शायद ये बात गलत कह रहे हैं, लेकिन बात वही है। तो शब्दों में हेरफेर होता है। मैं ये कहूंगा कि अनुभूतियां बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनुभूतियां राष्ट्रीय तत्वों से ओतप्रोत है। जनजातीय समाज ऐसा ही है जी। बैकस्टेज जैसे मैं आपके साथ बैठी थी, मैं बात कर रही थी आपके साथ में, जो अभी देश में एक अलग ही दौर चल पड़ा है पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करती हूँ, कि लोगों में स्पिरिचुअल लेवल बढ़ा है, उनका लोगों में अपने अधिकारों को जानने का लेवल बढ़ा है। मतलब हर तरीके से हम देख सकते हैं कि देश एक प्रगति के ऊंचाइयों पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ साथ जिस तरीके से पार्टी देश को नेतृत्व दे रही है, उसमें अगर मैं उसी कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करती हूँ, तो मेवाड़ को हम कहाँ पे खड़ा पाते हैं? मेवाड़ निश्चित रूप से राष्ट्रीय जो राजनीतिक है और राष्ट्रीय जो धारा है, प्रवाह है, उसमें निश्चित रूप से काफी निर्णायक पोजीशन में है। और क्योंकि यहाँ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और स्वर्णिम चतुर्भुज
दोनों क्रॉस होते हैं जी। तो भारत के ऐसे बहुत विरले शहर हैं जहां पे दोनों परियोजना एक दूसरे को क्रॉस करती है जी। तो हम अपने आप में बहुत बड़े जंक्शन पर खड़े हैं हम। और नया विकास, विरासत और हमारे अपने अस्मिता को लेकर चले, वो मूल्य भी यहाँ नजर आते हैं जी। और राजस्थान के लिए, चित्तौड़गढ़ के लिए बोला जाता है गढ़ तो गढ़, चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो एक ही है चित्तौड़गढ़, बाकी तो छोटी छोटी गढ़िया हैं। मुझे लगता है ये सारा जो भाव है वो तो यहाँ का है। और पूरा इतिहास, ये बात ठीक है कि इतिहास की सच्चाइयां और नए ढंग से आनी चाहिए और महाराणा प्रताप महान है, इस बात को नए युग के सामने रखना है। ये सारे मूल्य आज की तारीख मेवाड़ में है। तो मेवाड़ का जो मानुष है, मेवाड़ का जो जीवन मूल्य है, ये सभी के सामने आएंगे, सभी के साथ जुड़ेंगे तो मुझे लगता है सब कुछ एकदम परिवर्तित होते हुए, पॉजिटिव होते हुए नजर आता है। जब आप यहाँ से कभी हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आप प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को नमन करते हुए आते हैं, वो भी हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर। बिल्कुल। तो ये परिवर्तन क्या, ये मेवाड़ी तो है जी। तो ये सब जगह नजर आता है। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन, हालांकि रिलेटेड टू आपके चुनाव से ही है, लेकिन उसमें जब पहली बार आपको पार्टी ऑफिस से फोन आया तब उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? मतलब क्या आप ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ऐसा कोई कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, मुझे जानकारी मिली कि इस तरह का चल रहा, तो एकदम निश्चित रूप से रोमांचित करने वाला क्षण था जी। कुछ क्षण के लिए एक, क्योंकि मीडिया में कुछ चीजें चल रही थी, माहौल चल रहा था, तो ऐसा लग रहा कि शायद कुछ और ही एकदम नहीं होगा या कोई कॉल ऐसा होगा, तो एकदम तो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक धारा है, अलग अलग भूमिकाएं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, और जिन संगठनों में वनवासी कल्याण आश्रम में और दूसरे अनुषंगिक संगठन जनजाति सुरक्षा मंच में काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये पद्धति है कि किसी कार्यकर्ता को काम देना है तो वो पूरी दुनिया से पूछ लेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे। अच्छा। तो ऐसा कई बार ऐसा हुआ है, छोटे छोटे प्रयोग ऐसे हुए जी। जब तीर फाउंडेशन का डायरेक्टर बनाया तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वहां से जब कॉल आया तो उन्होंने कहा कि आपको तीर फाउंडेशन का डायरेक्टर बना रहे हैं। तो मैंने कहा जैसा आप सोचे उस काम को हम कर सकते हैं। नहीं, सारे लोग कह रहे हैं आप कर सकते हो। अच्छा। तो मुझे लगता है ये जो पद्धति है, इस पद्धति में एक अच्छा शुभाशीष, शुभेच्छा स्वाभाविक रूप से दी जाती है और विश्वास किया जाता है। ऐसा एक क्रम है। तो बड़ा रोमांचित करने वाला क्षण था वो, बड़ा अच्छा लगा। और धीरे धीरे आधे पौन घंटे बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए, हाँ क्या इन्फॉर्मेशन ये कैसी है, कुछ प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न भी आने लगे, कैसे करेंगे, ये जरूर हुआ। कभी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला पर्सनली? नहीं, एकदम मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन उनके विचारों से हम रोज मिलते हैं जी। निश्चित से ट्विटर पर उनके विचार जब भी आते हैं हम देखते हैं। जनजाति विषयों पर उनके उद्बोधन है, जनजाति गौरव दिवस के, चाहे वो भोपाल का हो, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थान का हो, या उनके यदा कदा जो बजट भाषणों में जब वो प्रत्युत्तर देते हैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का, उसमें उल्लेख करते हैं। मन की बात में जिस तरीके से जनजाति विषयों को रखते हैं तो और जिस तरीके से भोपाल के उसका रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति, रानी कमलापति के नाम पर रखा गया, या तंते मामा के नाम पे चीजें परियोजना आगे बढ़ी, तो लगता है कि जनजाति विषयों पर लगातार उनके साथ ऐसा लगता है कि बात हो रही है, संवाद हो रहा है, वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसा लगता रहता है। सोशल मीडिया की बात आपने छेड़ी दी है, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ कमेंट्स मुझे पढ़ने में आए हैं जी। उसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी। पहला तो वनवासी ही एजेंडा है उदयपुर के लिए और कुछ भी नहीं? विकास सबसे बड़ा एजेंडा है जी। और विकसित राष्ट्र 2047 सबसे बड़ा एजेंडा है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, भारत की बात है। जनजाति समाज, जनजाति समाज का मूल अस्तित्व, अस्मिता, ये बड़े प्रश्न हैं और भारत का जो विचार है उसको आगे लाना है, समाज में सुस्थापित करना, प्रतिष्ठित करना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा एक कमेंट आया है, आपको राजनीति का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। निश्चित रूप से ऐसा कोई कह तो सकता है जो हमारे साथ नहीं रहा जी, लेकिन क्योंकि सामाजिक जीवन में जब रहते हैं तो हमारे जो विषय हैं वो राजनीति के क्षेत्र में समाधान होते हुए देखते हैं, तो हमारा रोज का एक दैनिक जीवन का एक पार्ट तो होता है कि हमारे विषयों पर क्या चल रहा है, बिल्कुल क्षेत्र के विषयों पर क्या चल रहा है, राष्ट्र के विषयों पर कैसे निर्णय लिए जा रहे हैं। तो हमारा एक साइलेंट, एक निश्चित रूप से प्रशिक्षण तो होता ही रहता है। ये बात ठीक है कि दलगत राजनीति में आप नए कार्यकर्ताओं, नए संगठन के साथ में जब बात करते हैं किसी और क्षेत्र से आके, तो एक बात तो रहती है कि उनसे सीखना है, लेकिन कैडर बेस्ड पार्टी जो वरिष्ठ है वो सिखाना आपको चाह रहे हैं, वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि
रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, आनंद का विषय है। चलिए, युवाओं का क्या? युवा एक सकारात्मक ऊर्जा है, एक जोश है, लेकिन अनुभव के साथ यदि वो आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है परिवर्तन बहुत तेजी से आएगा जी। खुद के जीवन में भी, परिवार में भी, समाज में भी, राष्ट्र में भी जी। इसलिए युवा तो महत्वपूर्ण है आगे बढ़ने के लिए, और पूरा राष्ट्र युवा राष्ट्र है, नेतृत्व उनको संभालना है। आखिरी कमेंट, बीटीपी और बीएपी से क्या डर गई है बीजेपी? है कि इस प्रश्न का जवाब कोई विश्लेषण के माध्यम से राजनीतिक एंगल पर देना आवश्यक नहीं है जी। वो इसलिए कह रहा हूं कि विगत गुजरात का जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उसमें जो बीटीपी थी वो 17 स्थानों पर चुनाव लड़ी, और आंकड़े ये बताते हैं कि जो 13 सीटों पे उनको जो वोट का परसेंटेज मिला है वो नोटा से भी कम मिला है। तो स्वतः ही एक डेवलपमेंट नजर आ रहा है कि एक सामयिक विचार आया था, सामयिक विचार का समाधान हुआ है, सोसाइटी ने किया है, क्षेत्र में किया है, राज्य ने किया है, समाज खुद विचार कर रहा है कि ये एकदम एक्साइटमेंट से काम नहीं चलता है। एक सुविचारित जो समाज की नीति है वो राष्ट्र की धारा में बहनी चाहिए, तभी ठीक है। आइसोलेशन में कोई जी नहीं सकता। मुझे लगता है ये करेक्शन होता चला जा रहा है, और बाकी कुछ है तो वो संवाद के माध्यम से, बातों के माध्यम से जब करेंगे तो उसका भी एक करेक्शन निकलता चला आता है। तो ये एक सामयिक मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन ये बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ संवाद का विषय। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचारों को सुन के, क्योंकि मुझे लगता है शायद यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मुद्दों को हमने लोगों के सामने लाया है, क्योंकि लोग ज़रूर जानना चाहेंगे, हमारे मेवाड़ की जनता ज़रूर जानना चाहेगी कि मन्ना लाल जी आखिर हैं क्या। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे शो द जिद्दी दिल शो पर आकर आपने अपनी जो जिद दिखाई है, सो हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी जिद है वो लोगों तक पहुंचे, और कहीं ना कहीं उन्हें भी उतना ही जिद्दी होने की प्रेरणा उनको दे। निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र जब बनाना है तो सभी को जिद्दी होना पड़ेगा, अच्छा करने के लिए जिद्दी होना पड़ेगा, क्योंकि ये जिद एक पॉजिटिव जिद है जिसको हम खुद के लिए, खुद के जीवन में परिवर्तन, जैसा आपने कहा परिवार के लिए परिवर्तन और राष्ट्र के लिए परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी जी, धन्यवाद सर, प्रणाम, बहुत बहुत राम राम, नमस्कार।